ओशिनोको के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आई पूरे 2 साल के बाद पहली बार परफॉर्मेंस करने के लिए जाती है। वहीं पर उसे और उसके ग्रुप को देखकर डायरेक्टर और उसके सभी स्टाफ बोल रहे होते हैं बीकामोची ग्रुप सुपर फ्लॉप हो चुका है और प्रोड्यूसर ने इन पर पैसा लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारे सभी पैसे वेस्ट चले जाएंगे। तभी वहां पर आई गाना गाना स्टार्ट करती है और अब उसका गाना सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर अपने घर में बैठा एक्वा भी टीवी पर आई का परफॉर्मेंस देख रहा होता है और अब वह सोचने लगता है प्रेसिडेंट साइटो सच में एक जीनियस है। उन्होंने यहाँ पर आई की इतनी ज्यादा मदद की क्योंकि इसमें उनका भी फायदा है और पिछले 2 साल से वह जो लॉस में थे, आई के वापस लौटने की वजह से उनका पूरा लॉस कवर हो जाएगा। खैर जो भी हो, यह गाना सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और उस स्टॉकर की वजह से मुझे यहाँ पर एक नई लाइफ मिली है जो पाकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इसीलिए मैं उस पर्सन का दिल से शुक्रगुजार हूँ। दूसरी ओर अपने घर में बैठा वह स्टॉकर भी आई का परफॉर्मेंस देख रहा होता है। तभी वहां पर रूबी उठते हुए बोलती है, क्या परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया? आखिर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? और अब वह भागते हुए आकर टीवी के सामने बैठ जाती है और आई की परफॉर्मेंस देखते हुए बोलने लगती है, यह परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं किसी को 100 मिलियन येन भी देने को तैयार हूँ। वहीं पर बैठा एक्वा उसे अजीब तरीके से देख रहा होता है। तभी रूबी बोलती है, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? एक्वा बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर 10 से ज्यादा बार उठाने की कोशिश की पर तुम काफी गहरी नींद में थी और उठने को तैयार नहीं थी। और अब एक्वा बोलता है, तुम सभी लोगों को यह देखकर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेरा ही पुनर्जन्म नहीं हुआ है, यह सरीना है और यहाँ पर इसका भी पुनर्जन्म हुआ है। और एक रात जब मैं हल्का होने के लिए उठा तब मैंने एक कमरे में इसे फोन चलाते हुए देखा जो गुस्से में आई के खिलाफ हुए सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे रही थी। और अब वह सरीना को रूबी के रूप में देखकर बोलता है, तो तुम्हारा भी यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ है। यह देखते ही रूबी चिल्लाते हुए बोलने लगती है, आखिर एक छोटा बच्चा यहाँ पर बात कैसे कर सकता है? एक्वा बोलता है, पहले तुम खुद को देखो और फिर मेरे बारे में बोलो। और उसी दिन से उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है और वह दोनों ही जानते हैं कि यहाँ पर उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। वहीं पर प्रेजेंट टाइम में टीवी के सामने बैठी रूबी आई की तारीफ कर रही होती है और उसे देखकर एक्वा बोल रहा होता है, मैं चाहता था कि आई की नॉर्मल डिलीवरी हो और उसके बच्चे नॉर्मल हो, पर यहाँ पर हम दोनों उसके बच्चे हैं और हम दोनों ही काफी ज्यादा अजीब है। अब हमें एक जगह पर उस स्टॉकर को दिखाया जाता है जो आई का परफॉर्मेंस देखकर गुस्से में बोल रहा होता है, आई तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें आई अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी वहां पर प्रेसिडेंट साइटो आते हुए बोलते हैं, हमारे जाने का समय हो गया है। और अब आई दोबारा से एक्वा और रूबी को मियाको के पास छोड़कर वहां से चली जाती है। अब उस कमरे से सभी के चले जाने के बाद वहां पर एक जगह पर बैठकर एक्वा और रूबी आपस में बात करने लगते हैं। और तभी रूबी बोलती है, मुझे यहाँ पर हल्का होना है तो तुम थोड़ी दूर चले जाओ, जो सुनकर एक्वा वहां से दूर चला जाता है। तभी वहां पर मियाको आती है और वह रूबी को देखकर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है, यहाँ पर वह बेबी सिटिंग करके परेशान हो गई है। वह एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ है तो आखिर उसे यह सब क्यों करना पड़ रहा है? और उसने यहाँ पर साइटो से पैसों के लिए शादी की थी पर पिछले 2 सालों में साइटो कंगाल हो गया है और यह सब देखकर उसे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और यह सब कुछ आई की वजह से हुआ है। साथ ही साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसे आई के बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। अब यह सुनते ही रूबी एक्वा से बोलती है, मियाको हमारी मदर से काफी ज्यादा जलती है तो फिर क्यों न इसका दिमाग ठिकाने लाया जाए। तभी वहां पर मियाको गुस्से में बोलती है, वह और साइटो यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं तो फिर क्यों न वह आई की यह बात लीक करके उसे भी बर्बाद कर दे। और तो और मैगजीन वाले ऐसी कहानियों को खरीदने के लिए काफी सारा पैसा देते हैं तो आई की इस कहानी को मैं बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ और ऐसा करने के बाद मुझे इस बेबी सिटिंग से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब यह सुनकर रूबी काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लगती है कि मियाको यहाँ पर हमारे फ्यूचर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है तो हम क्या करें? क्या हम इसे जान से मार दे? एक्वा बोलता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमसे बहुत ही ज्यादा बड़ी है। यह सुनते ही रूबी बोलने लगती है, तुम सच में एक साइको किलर हो, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी, तुम सच में मियाको को मारने की प्लानिंग करने लगे। दूसरी ओर मियाको
आई की एल्बम निकालकर उसके अंदर मौजूद रूबी और एक्वा के साथ आई की सभी फोटोज को अपने फोन में ले लेती है, जो देखकर एक्वा और रूबी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें जल्द ही यहाँ पर कुछ करना चाहिए। तभी एक्वा बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी ओर मियाको गुस्से में पागल हो चुकी होती है और वह बोल रही होती है कि वह एक मैगजीन को नहीं बल्कि कई सारी मैगजीन को यह स्टोरी बेचेगी। तभी उसके पीछे से एक्वा बोलता है तुम्हारा दिमाग हिल गया है, तो यहाँ पर होश में आओ। अब मियाको पीछे मुड़कर देखती है तो एक्वा और रूबी एक ऊंचे से टेबल पर बैठे हुए होते हैं, जो देखकर वह सोचने लगती है आखिर यह दोनों इतना ऊपर पहुंचे कैसे। तभी एक्वा बोलता है मैं एक डिवाइन मैसेंजर हूँ और यहाँ पर भगवान ने तुम्हें हमारी बेबी सिटिंग करने के लिए चुना है, पर तुम भगवान की मर्जी के खिलाफ जा रही हो। अब यह देखकर मियाको काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लगती है कि आखिर इतने छोटे बच्चे यहाँ पर बात कैसे कर सकते हैं। तभी एक्वा बोलता है बेवकूफ बच्चे बात नहीं कर सकते, हम डिवाइन मैसेंजर है, क्या तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही। तभी मियाको बोलती है उसे गॉड और डिवाइन मैसेंजर जैसी बातों पर यकीन नहीं, तो कहीं यहाँ पर उसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। मुझे बताओ आखिर तुम लोगों ने कैमरा कहाँ पर छिपा कर रखा है। अब यह देखकर एक्वा सोचने लगता है मियाको सच में एक मोटी बुद्धि इंसान है। मैं इसके सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ पर फिर भी इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तभी मियाको बोलती है अब बस प्रैंक बंद करो और रूबी तुम इतनी ऊंचाई से नीचे गिर सकती हो तो नीचे आ जाओ। और अब वह रूबी को गोद में उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, रूबी उसके हाथ पर मारकर उसे दूर कर देती है और बोलती है कि मेरे पास अमर तरासू कास्ट करने की पावर है, तो अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश मत करो। और क्या यहाँ पर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे सामने दो सचमुच के गॉड मौजूद है। अब यह सुनकर मियाको वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी रूबी बोलती है हम दोनों ने कुछ गलत काम किए थे जिससे सुप्रीम गॉड हम पर गुस्सा हो गए और उन्होंने यहाँ पर हमें एक इंसान की लाइफ जीने का पनिशमेंट दिया है और गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट ने आई को हमारा गार्डियन चुना है। तो तुम यहाँ पर खुशकिस्मत हो जो तुम्हें यहाँ पर हमारी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो हमारे सामने कुछ भी बोलने से पहले यह बात हमेशा याद रखना कि तुम एक गॉड के सामने खड़ी हो और अगर तुमने हमें गुस्सा दिलाया तो तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। जो सुनकर मियाको वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है और अब वह बोलने लगती है कि डिवाइन पनिशमेंट से बचने के लिए उसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तभी रूबी उसे चुप करते हुए बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम यहाँ पर हम दोनों की सेवा करो और हमारी मदर का ख्याल रखो। और अगर तुमने यहाँ पर अपनी सेवा से हमें खुश कर दिया तो हमारे आशीर्वाद से तुम्हारी दूसरी शादी एक काफी हैंडसम और अमीर एक्टर से हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। और अब यह सुनते ही मियाको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वह बोलने लगती है आप दोनों यहाँ पर मुझसे जो भी काम करने के लिए बोलोगे मैं वह खुशी खुशी करने को तैयार हूँ। यह सुनते ही रूबी उसे घर की सफाई के काम में लगा देती है और अब वहाँ पर मियाको खुशी खुशी घर को साफ करने लगती है। दूसरी ओर यह देखकर एक्वा और रूबी वहाँ पर चैन की सांस लेते हैं और अब रूबी बोलती है तुम्हें क्या लगता है हमारा यह प्लान काम करेगा। एक्वा बोलता है मियाको हमारे बातों में आ गई है तो अब वह वही करेगी जो हम यहाँ पर उससे करने के लिए बोलेंगे। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पिछले जन्म में एक्टिंग किया करती थी? क्योंकि अभी तुम्हारी एक्टिंग को देखकर मैं भी हैरान हो गया था, तो आखिर तुमने यह एक्टिंग करना कहाँ से सीखा? रूबी बोलती है उसे एक्टिंग करना नहीं आता है और अपनी पिछली लाइफ में वह अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही बिताया करती थी। यह सुनकर एक्वा बोलता है तो यह तुम्हारे अंदर एक नेचुरल टैलेंट है, मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में एक काफी अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो। यह सुनकर रूबी सोचने लगती है मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में रूबी एक जगह पर सो रही होती है। तभी एक्वा उसके पास आते हुए उसे एक कंबल उड़ा देता है और सोचने लगता है अपनी पिछली लाइफ में मैं एक बोरिंग इंसान हुआ करता था, पर फिर मैं सरीना से मिला और उससे मिलकर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई और इस जन्म में सरीना मेरी छोटी बहन है, तो मैं यहाँ पर इसका पूरा ख्याल रखना चाहता हूँ। और अब वह यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी रूबी की नींद खुल जाती है और वह बोलती है क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? एक्वा बोलता है क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई? अब तुम उठी गई हो तो जाकर अपने कमरे में सो जाओ। जो सुनकर रूबी अपने कमरे की ओर जाने लगती है, वहीं पर बैठकर एक्वा टीवी देखने लगता है। अब एक जगह पर रुककर रूबी एक्वा को देखने लगती है और बोलती है कि सेंसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बदला, यह आज भी बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है।
और अब वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और आई की वजह से बी का मोची ग्रुप दोबारा से फेमस हो चुका होता है। अब दिखाया जाता है कि आई को उसकी पहली पेमेंट मिलती है जो कि 2 लाख येन होती है और यह पेमेंट उसके मेहनत के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जो देखकर वह उदास हो जाती है। और अब वह मियाको से बोलती है इस महीने तो उन्होंने कई सारे परफॉर्मेंस किए हैं तो उनकी कमाई अच्छी खासी होनी चाहिए, पर उसे यहाँ पर इतनी कम पेमेंट क्यों मिली है। अब मियाको उसे बताती है कि आई के वापस लौटने के बाद उन्होंने आई का काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए और तो और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से जो कमाया सभी लोगों में बांटने के बाद वह इतना ही बचा। अब यह सुनकर आई बोलती है आइडल बन पाना एक सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, पर उसे यह काम पसंद है और अब वह यहाँ पर अपने बच्चों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेगी क्योंकि वह बचपन में एक अच्छे स्कूल में नहीं जा पाई जिस वजह से वह बेवकूफ़ रह गई। पर वह यहाँ पर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजकर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहती है जिससे फ्यूचर में उसके बच्चे जो चाहे वह बन सके। और अब वह तैयार होकर अपनी प्रैक्टिस के लिए वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते ही रूबी एक्वा से बोलती है मैंने तो सुना था कि एक आइडल की सैलरी 1 महीने की 1 मिलियन येन से भी ज़्यादा की होती है। एक्वा बोलता है यह सब बस अफवाहें हैं, एक आइडल की जितनी कमाई होती है उतना ही उसका खर्चा भी होता है। यह लोग एक परफॉर्मेंस से जितना कमाते हैं अपनी पूरी टीम में पैसा बांटने के बाद इनके पास बहुत कम पैसा बच जाता है और तो और डायरेक्टर और उसके स्टाफ भी काफी ज्यादा पैसों की मांग करते हैं जिस वजह से आइडल्स की मंथली इनकम ज्यादा नहीं होती है। यह सुनकर रूबी परेशान हो जाती है और बोलती है कि इस तरह तो उनकी देखभाल करने के लिए आई मेहनत कर करके बीमार हो जाएगी, तो फिर क्यों ना वह दोनों यहाँ पर आई की मदद करने के लिए कुछ करे। एक्वा बोलता है तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो। रूबी बोलती है तुम्हारी डॉक्टरी के स्किल के साथ क्यों ना हम कुछ आई के फैंस को पकड़कर उनकी किडनी निकाल कर बेच दे जिससे हमें यहाँ पर बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। यह सुनते ही एक्वा बोलता है आखिर ऐसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से है। वहीं पर एक्वा सोच रहा होता है आई उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और इस तरह वह सच में बीमार हो जाएगी। जिसके बाद वह दोनों मियाको से बोलते हैं आखिर यहाँ पर वह आई को ज्यादा इनकम वाला काम क्यों नहीं दे रहे हैं। यह सुनते ही मियाको बोलती है यह काम बोलने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। आइडल ग्रुप के काफी सारे खर्चे होते हैं और उन खर्चों को काटकर आइडल्स की मंथली इनकम कम ही होती है। और तो और यहाँ पर टोक्यो में हर रोज नए नए आइडल आते ही रहते हैं और उनमें से कुछ काफी जल्दी फेमस हो जाते हैं जिस वजह से लोग पुराने आइडल्स को भूल जाते हैं। और अगर यहाँ पर लोग आइडल्स को पसंद करना बंद कर दे तो आइडल्स के पास करने के लिए कोई भी काम नहीं बचता है, जिसके बाद उसे अपनी लाइफ का गुजारा करने के लिए छोटी मोटी कोई नौकरी करनी पड़ती है और वह नौकरी भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी होती है। यह सुनकर एक्वा और रूबी सोचने लगते हैं यह टोक्यो सच में बहुत ही खतरनाक जगह है। तभी मियाको बोलती है तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आई के अंदर नेचुरल टैलेंट है तो मुझे यकीन है वह कुछ ही महीनों में यहाँ पर दोबारा से फेमस हो जाएगी। अब हमें दिखाया जाता है कि आई काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और वह एक जगह पर बैठकर अपने वीडियोस के कमेंट्स को पढ़ रही होती है। तभी उसे वहां पर कई सारे नेगेटिव कमेंट्स दिखाई देते हैं जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।